आप किसी भी लाइब्रेरी में जाते हैं, ऑनलाइन कैटलॉग देखते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे क्या होता है? असल में लगभग हर लाइब्रेरी कैटलॉग के पीछे एक छिपी हुई गुप्त भाषा काम करती है, जिसे मार्क कहते हैं। तो आज हम इसी डिजिटल डीएनए को डिकोड करने वाले हैं, जो किताबों से लेकर डिजिटल फाइलों तक हर चीज की जानकारी को व्यवस्थित रखता है। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम इस सफर में कहां-कहां जाएंगे। हम इसकी शुरुआत से शुरू करेंगे, यानी कार्ड से कंप्यूटर तक का सफर। फिर हम एक मार्क रिकॉर्ड को खोलकर देखेंगे, उसके लीडर, डायरेक्टरी और सबसे जरूरी उसके वेरिएबल फील्ड्स को समझेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कि आज भी मार्क इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। जरा सोचिए, कंप्यूटर से पहले लाइब्रेरियों की क्या हालत होती होगी। हर किताब की जानकारी कार्ड्स पर होती थी, और अगर एक लाइब्रेरी को दूसरी से जानकारी शेयर करनी हो तो ये एक बहुत ही मुश्किल और पूरी तरह से हाथ से किया जाने वाला काम था। और इसी समस्या का समाधान बनकर आया मार्क, जिसका मतलब है मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, यानी मशीन द्वारा पढ़ा जा सकने वाला कैटलॉग। इसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की हेनरिएट एवरम ने डेवलप किया। ये एक क्रांतिकारी कदम था। इसने लाइब्रेरियों को पहली बार डिजिटल रिकॉर्ड बनाने और उन्हें आसानी से शेयर करने की ताकत दी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इतना सफल हुआ कि कुछ ही सालों में पहले ये एक नेशनल और फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन गया, जिसे आज हम मार्क 21 के नाम से जानते हैं। तो सवाल ये है कि ये मार्क रिकॉर्ड आखिर है क्या चीज़? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे किसी भी लाइब्रेरी आइटम के लिए एक डिजिटल पासपोर्ट की तरह सोचना। एक ऐसा पासपोर्ट जिसमें उस आइटम के बारे में हर जरूरी जानकारी एक बहुत ही सख्त फॉर्मेट में दर्ज होती है। ठीक है, तो चलिए इस डिजिटल पासपोर्ट को खोलते हैं। हर मार्क रिकॉर्ड के ना 3 मेन हिस्से होते हैं। सबसे पहले लीडर, जो एक तरह से रिकॉर्ड का रोड मैप है। फिर आती है डायरेक्टरी, जो एक टेबल ऑफ कंटेंट्स की तरह काम करती है। और आखिर में आते हैं वेरिएबल फील्ड्स, जहां असल में सारी जानकारी छिपी होती है। चलिए अब इसके इंजन रूम में चलते हैं। हम सबसे पहले रिकॉर्ड के उन 2 हिस्सों पर फोकस करेंगे जो थोड़े टेक्निकल हैं, पर बाकी सब कुछ इन्हीं पर टिका है। ये सीधे तौर पर हमारे आपके पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि ये कंप्यूटर के लिए लिखे गए निर्देश हैं। तो अगर एमआरसी रिकॉर्ड एक पासपोर्ट है, तो लीडर उस पासपोर्ट का कवर पेज है। ये पहले 24 कैरेक्टर होते हैं जो बताते हैं कि ये पासपोर्ट किस तरह का है, इसका साइज क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है। ये पर्सनल डिटेल्स नहीं, बल्कि वो जानकारी है जिससे कंप्यूटर समझता है कि इस रिकॉर्ड के साथ करना क्या है। और कमाल की बात यह है कि इन 24 कैरेक्टर्स में से हर एक की अपनी एक खास जगह और मतलब है। जैसे कैरेक्टर पोजीशन 06 कंप्यूटर को यह बताता है कि ये रिकॉर्ड किसी किताब का है, किसी म्यूजिक रिकॉर्डिंग का है या फिर किसी नक्शे का। ये सब कोड में होता है। अच्छा, अगर लीडर पासपोर्ट का कवर था, तो डायरेक्टरी उसकी इंडेक्स या विषय सूची है। ये कंप्यूटर को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है कि नाम कहाँ मिलेगा, पब्लिशर की जानकारी कहाँ है और बाकी डेटा कहाँ से शुरू हो रहा है। इसके बिना कंप्यूटर के लिए पूरा रिकॉर्ड बस बेतरतीब टेक्स्ट का एक झुंड होता। डायरेक्टरी की हर एंट्री कंप्यूटर के लिए एक सीधा साधा निर्देश है। जैसे ये एंट्री कंप्यूटर को बता रही है, सुनो, तुम्हें जो टाइटल की जानकारी चाहिए वो टैग 24 में है। वो ठीक 65 कैरेक्टर लंबी है और रिकॉर्ड में 232वें कैरेक्टर से शुरू हो रही है। कितना सटीक है ना? तो लीडर और डायरेक्टरी कंप्यूटर के लिए बैकएंड निर्देश हो गए। लेकिन अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो असल में उस आइटम की कहानी बताता है। किताब का टाइटल, लेखक का नाम और वो सारी जानकारी जो हम कैटलॉग में खोजते हैं। यहाँ 2 तरह के फील्ड्स होते हैं। एक होते हैं कंट्रोल फील्ड्स, जो ज्यादातर मशीन के लिए ही होते हैं, और दूसरे होते हैं डेटा फील्ड्स, जहां असली मजा है। यहीं पर हमें टाइटल, ऑथर जैसी सारी डिस्क्रिप्टिव जानकारी मिलती है। अब देखिए, हर जानकारी को एक खास नंबर यानी टैग दिया गया है। जैसे टैग 100 का मतलब हमेशा प्राइमरी ऑथर या मुख्य लेखक होता है, और इसके अंदर भी जानकारी को और छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, जिन्हें सब फील्ड कहते हैं। यहाँ $A का मतलब है कि इसके आगे लेखक का नाम है। ये स्ट्रक्चर ही मार्क की असली ताकत है, क्योंकि ये कंप्यूटर को सिर्फ टेक्स्ट नहीं दिखाता, बल्कि उस टेक्स्ट का मतलब भी समझाता है। इसी तरह टाइटल के लिए टैग 245 का इस्तेमाल होता है, और यहां सबफील्ड्स की असली पावर दिखती है। सिस्टम को पता है कि $A में मुख्य टाइटल है और $C में स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी लेखक का नाम।
इसी बारीकी की वजह से हम लाइब्रेरी कैटलॉग में इतनी सटीक खोज कर पाते हैं। हम सिर्फ लेखक फील्ड में सर्च कर सकते हैं और सिस्टम सिर्फ $C या टैग 100 के डेटा को देखेगा। इससे नतीजे कितने बेहतर हो जाते हैं। एक और आखिरी उदाहरण देखिए। टैग 260 में पब्लिकेशन की जानकारी होती है। सब फील्ड्स इसे शहर $A, पब्लिशर $B और तारीख $C में तोड़ देते हैं। डेटा को इस तरह से स्ट्रक्चर करने से ही ये मुमकिन हो पाता है कि हम किसी खास शहर में या किसी खास साल में छपी सभी किताबें खोज सकें। ये डेटा को सिर्फ टेक्स्ट से कहीं ज़्यादा एक पावरफुल, सर्च किए जा सकने वाले डेटाबेस में बदल देता है। तो अब जब हमने एक रिकॉर्ड को अंदर से समझ लिया है, तो चलिए ज़रा जूम आउट करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी आज भी इतनी अहम क्यों है। मार्क का जो स्केल है वो सच में बहुत बड़ा है। OLCC, जो एक ग्लोबल लाइब्रेरी नेटवर्क है, अकेले उसी के पास 5 करोड़ से ज़्यादा मार्क रिकॉर्ड्स हैं। ये दुनिया भर की लाइब्रेरियों के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव है, उसकी रीढ़ की हड्डी है। लेकिन ये मानना भी ज़रूरी है कि मार्क पुराना है, ये कॉम्प्लेक्स है। तो लाइब्रेरी की दुनिया में ये बहस हमेशा चलती रहती है कि इसका भविष्य क्या है। क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? तो भविष्य क्या हो सकता है? एक संभावित जवाब है बिबफ्रेम। इसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ही डेवलप कर रही है और इसका मकसद एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो आज की वेब और लिंक्ड डेटा की दुनिया के साथ ज़्यादा आसानी से काम कर सके। एक ऐसा सिस्टम जो मार्क से ज़्यादा लचीला और मॉडर्न हो। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हम आने वाले 50 सालों में दुनिया की इतनी सारी जानकारी को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? टेक्नोलॉजी तो बदलती रहेगी, लेकिन मार्क ने हमें स्ट्रक्चर्ड डेटा की जो ताकत दिखाई है और उससे जो सबक सिखाया है, वो हमेशा काम आएगा।